हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित कुमार उपस्थित हूँ आज आपके सामने वनस्पति विज्ञान का अगला पार्ट लेकर। जैसा कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हमने आपको लास्ट क्लास में हमने आपको पादप हार्मोन्स के बारे में बताया था। यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे दोस्तों आई बटन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो जैसा कि मेरे दोस्तों, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम स्टडी करेंगे वनस्पति जगत में पौधों का वर्गीकरण। मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात आप अभी कुछ समय बाद समझ जाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। जैसा कि देखिए, पौधों का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ये फ्लो चार्ट आपके सामने दिया हुआ है कि आई ट्राई मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। देखिए दोस्तों, पौधों का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो पौधों को दो भागों में बांटा गया, अपुष्पोविद, बीज रहित। मैं क्या बोला? अपुष्पोविद, बीज रहित, पुष्पोविद, बीजधारी। देखिए, अपुष्पोविद, बीज रहित, सुनिए, अपुष्पो मतलब जिनमें पुष्प ना हो, जिनमें पुष्प ना हो, बीज रहित, जिनमें बीज ना हो। समझिए आप, पुष्पो, अपुष्पोविद, बीज रहित और पुष्पोविद पादप और बीजधारी पादप। देखिए, मैं क्या बोला आपसे कि पौधों का वर्गीकरण जो किया गया है, अपुष्पोविद, बीज रहित, इसे बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, इसे बोलते हैं पुष्पोविद पादप बीजधारी यानी कि फेनेरोगेम्स। देखिए, तो दो टाइप्स हो गए। देखिए, अब जो अपुष्पोविद बीज रहित पादप होते हैं उन्हें भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? देखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, वही बात मैं आपसे कहूंगा कि अपनी कलम और अपनी नोटबुक अपने साथ लेकर बैठिए, बिल्कुल ही आपके लाभदायक होगी। और मेरे दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये चीजें आपको याद हो जाती हैं। समझिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीन टाइप हो गए किसके? अपुष्पोविद बीज रहित पादप के। देखिए दोस्तों, थैलोफाइटा में क्या हुआ कि इसको दो भागों में बांटा गया, कवक और शैवाल। समझिए मेरे दोस्तों, मेरी बात के लिए मैं आपसे बोला कि पौधों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, अपुष्पोविद पादप, अपुष्पोविद पादप और पुष्पोविद पादप के लिए, अपुष्पोविद पादप के लिए तीन भागों में बांटा गया मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उसके बाद थैलोफाइटा को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, कवक एवं शैवाल। इधर बात करते हैं अब पुष्पोविद पादप, यानी कि इसमें क्या हुआ? आवर्त बीजी पादप, अनावृत बीजी पादप। और जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनमें भी किसमें बांटा गया? एक बीजी यानी कि मोनोकॉट, एक पत्र बीजी, द्विपत्र बीजी यानी कि डाइकॉट। समझाएंगे आपके लिए। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं, यहां पर आइए, आज हम करेंगे थैलोफाइटा के बारे में बात। थैलोफाइटा के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। देखिए, थैलोफाइटा दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया, कवक एवं शैवाल। आपको एक बात बताऊं, कवक जंतु वनस्पति जगत में नहीं आता, इसका एक अपना ही जगत है, तो इसको हम अलग से स्टडी करेंगे। मैं क्या बोला कि ये वनस्पति जगत में नहीं आता, हम इसको अलग से स्टडी मेरे दोस्तों करेंगे। यानी कि आज हम स्टडी करेंगे शैवाल के बारे में, थैलोफाइटा के बारे में स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं अपुष्पोविद बीज रहित, यानी कि अपुष्पोविद पादप, बीज रहित पादप, या इंग्लिश में बोलेंगे क्रिप्टोगेम्स, यानी कि इस बारे में स्टडी करते हैं मेरे दोस्तों। जैसा कि आपको नाम ही दिख रहा है, अपुष्पोविद पादप या बीज रहित, एक चीज तो इससे मिल जाती है और एक चीज इससे मिल जाती है। अपुष्पो मतलब जिसमें इनमें बीजों का निर्माण नहीं होता। मैं क्या बोला? बीज रहित, इनमें बीजों का निर्माण नहीं होता, इनमें पुष्पों का निर्माण नहीं होता। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें पुष्पों का निर्माण नहीं होता और बीजों का निर्माण नहीं होता? देखिए दोस्तों, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम, इसकी कुछ, ठीक है, इसकी कुछ पहचान पढ़ते हैं। देखिए, मैं क्या बोला, इनमें बीजों का निर्माण नहीं होता, इनमें पुष्पों का निर्माण नहीं होता, इनमें संवहन
ऊतक वाले या संवहन ऊतक विहीन वाले पौधे पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, संवहन ऊतक विहीन वाले पौधे पाए जाते हैं। ये माफ कीजिएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ। संवहन ऊतक, देखिए संवहन ऊतक विहीन वाले पौधे पाए जाते हैं। देखिए संवहन ऊतक बोले तो संवहन ऊतक में क्या आता है आपका, संवहन ऊतक में दो चीजें आती हैं, जाइलम और एक फ्लोएम। देखिए इन पौधों में ना ही जाइलम और ना ही फ्लोएम पाया जाता है, ये विहीन होते हैं। समझिए मेरी बात के लिए, मैं क्या बोला, ना ही तो इनमें जाइलम होता है और ना ही फ्लोएम होता है। देखिए इनमें निषेचन जो होता है बाह्य, इसमें निषेचन के लिए बाह्य दल आवश्यक होता है। मैं क्या बोला, इसमें निषेचन के लिए बाह्य दल आवश्यक होता है। देखिए अब इसमें अपुष्पित पादप में क्या क्या आता है। देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। समझिए मेरी बात के लिए, मैं आपसे बोला कि एग्जाम्पल्स में क्या हुआ कि अपुष्पित पादप में 3 प्रकार के पौधे आते हैं। कौन कौन से, देखिए थैलोफाइटा ग्रुप के, ब्रायोफाइटा जगत, ब्रायोफाइटा प्रकार के पौधे और टेरिडोफाइटा संघ के पौधे, ये आप कह सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे थैलोफाइटा के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है यह। थैलोफाइटा के बारे में स्टडी करते हैं। थैलोफाइटा के नाम से आपको रहा थैलो, यानी कि इनकी संरचना थैलस की तरह होती है। अब ये क्या हुआ, थैलस की तरह होती है। देखिए इस थैलस का मतलब केवल इतना सा है कि जिन पौधों में तना, जड़, पत्तियां, मतलब आप उनमें कुछ अलग ना कर पाओ कि जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्तियां कहाँ है, मतलब सब चीज सेम लगे। मैं क्या बोला, थैलस का मतलब क्या हुआ कि उन पौधों में, ठीक है, रूट, शूट, लीव्स, उनकी जड़ें कहाँ है, उनका तना कहाँ है, उनकी पत्तियां कहाँ है, ये आप उनको अलग ना कर पाए। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उन्हें बोलते हैं थैलस। मैं क्या बोला कि इनकी संरचना थैलस की तरह होती है। अब देखिए इनमें फूल नहीं होते हैं। मैं बोल रहा हूं थैलोफाइटा ग्रुप के पौधों की विशेषता। क्या बोला मैंने, थैलोफाइटा जो संघ के पौधों की, वनस्पति की जो क्या एक पहचान है बता रहा हूं, इनमें फूल नहीं होते। अच्छा, इनमें बीज भी नहीं होते, यानी कि संयोजी ऊतक नहीं पाए जाते। मैं क्या बोला, संयोजी ऊतक नहीं पाए जाते। जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम नहीं पाए जाते। ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। मैं आपसे क्या बोला, इतनी छोटी इनकी शेप होती है जिनमें ना तना का पता चल रहा है, ना जड़ का पता चल रहा है, ना पत्तियों का पता चल रहा है। तो कहां से पता चलेगा, जाइलम कहां से पता चलेगा, फ्लोएम का। मतलब इनमें जाइलम इस टाइप की रचना होती है पौधे में, वो नहीं पाई जाती इसमें। समझिए मेरे दोस्तों, इसमें संयोजी ऊतक नहीं पाए जाते। उदाहरण, इसका उदाहरण है शैवाल। मैं क्या बोला, शैवाल ऐसा पौधा है, ऐसा प्लांट है जिनमें संयोजी ऊतक नहीं पाए जाते मेरे दोस्तों, जिनमें संयोजी ऊतक नहीं पाए जाते। मतलब जाइलम एवं फ्लोएम का इसमें अभाव होता है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए थैलोफाइटा में शैवाल का अध्ययन करते हैं। दोस्तों जान लीजिए, थैलोफाइटा में हम कवक और शैवाल दोनों बताए थे, लेकिन हमने आपसे बोला कि भैया वनस्पति जगत का पार्ट नहीं रहा कवक, तो हम इसमें केवल शैवाल का अध्ययन करेंगे। अगर हमें कवक का अध्ययन करना होगा तो हम अलग से करेंगे। देखिए हमने आपको कवक क्यों बताया, इसके पीछे एक रीजन है। देखिए क्या, एक और, तो मैं क्या बोला, थैलोफाइटा में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि थैलोफाइटा में अध्ययन किया जाता है किसका, शैवाल का या कवक का। ऑप्शन ए शैवाल का, ऑप्शन बी कवक का, ऑप्शन सी
कवक एवं शैवाल दोनों का, ऑप्शन डी ना तो कवक और ना तो शैवाल। तो आपको सीधे बोल के आना भैया ऑप्शन ए है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्गे। क्या बोलते हैं? एल्गे। देखिए, और विज्ञान की जिस शाखा में, माफ कीजिएगा शाखा, विज्ञान की जिस शाखा में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, मैं क्या बोला दोस्तों? विज्ञान की जिस शाखा में शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसे बिल्कुल लर्न कीजिए, कई बार पूछा गया एग्जाम में, फाइकोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की जिस शाखा में शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। और एक बात कि पौधे क्या होते हैं, एक विपरीत परिस्थिति के लिए अपने भोजन को स्टोर करते हैं। जो पौधे होते हैं, मान लो कि बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ? पौधे अपने भोजन को स्टोर करते हैं। उसी प्रकार से शैवाल भी अपने भोजन को स्टोर करता है। तो कहते हैं कि भोजन अपना जो स्टोर करता है वह किस रूप में करता है? तो सीधी बात है कि शैवाल जो अपना भोजन होता है वह स्टार्च के रूप में संग्रहित, एकत्रित करता है, स्टोर करता है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपसे बोला कि शैवालों में संग्रहित खाना स्टार्च के रूप में होता है। एक बार फिर से, शैवालों में मैं क्या बोला आपसे? शैवालों में क्या? शैवालों में जाइलम एवं फ्लोएम नहीं पाए जाते। बता दिया मैंने आपके लिए, यार बात पहले बता दी मैंने कि इनमें जाइलम एवं फ्लोएम नहीं पाए जाते। जाइलम का कार्य होता है जल को ले जाना पौधों के भागों तक, और फ्लोएम का होता है कि पत्तियों से जो फूड बनता है उसे पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाना। तो ये उनमें नहीं पाए जाते। ठीक है, अब बात करते हैं कि शैवाल ये होते कैसे हैं। तो बता दें इस बारे में, हालांकि मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, कोई नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। देखिए कि शैवाल होते कैसे हैं। हम शैवालों के रंगों के बारे में बात करेंगे, हम शैवालों में जनन कैसे होता है इस बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कि शैवाल कहां पाए जाते हैं। देखिए शैवाल एक नॉर्मल पानी में पाए जाते हैं, मतलब सिंपल वाटर में, साधारण जल में ही पाए जाते हैं, और खारे पानी में इनकी अधिकता होती है। आपने शैवाल देखे ही होंगे, जैसे कि क्या होता है, कभी कभी बारिश होती है। क्या होती है? कभी कभी बारिश होती है, तो कभी जड़ पे, यानी कि कभी ईंटों पर क्या होता है कि हल्की सी ग्रीन कलर की एक लेयर सी चढ़ जाती है। किस पे? ईंटों पर। या कभी देखा होगा कि आप एक नमी वाली जगह होती है, वहां पर क्या होता है कि एक हल्की सी, नॉर्मल सी बात, जिन दोस्तों के यहाँ क्या है, जिन दोस्तों के यहाँ जो आपका हैंडपंप होता है ना, वो है, तो देखा होगा कि कभी कभी जब हैंडपंप चलता है, चलता रहता है, तो क्या होता है कि नमी सी आ जाती है, तो वहां पर ग्रीन कलर की एक लेयर से उत्पन्न हो जाती है, तो उसी को कहते हैं शैवाल। शैवाल पानी में भी होता है, शैवाल एक नमी वाले स्थान पे भी होता है, और कभी कभी वो ईंटों पर भी आ जाता है। जो ब्रिक्स होती हैं आपकी, जब बारिश होती है, नमी आती है, तो क्या होता है, उस पर भी आ जाता है। समझा दोस्तों? वो ग्रीन कलर का, हल्का हल्का ग्रीन जो जाता है, आप मेरी बात को समझ ही रहे होंगे। देखिए शैवालों में जाइलम एवं फ्लोएम नहीं पाए जाते। शैवाल पानी में पाए जाते हैं, दो प्रकार के पानी में पाए जाते हैं दोस्तों। एक तो होता है साधारण जल, और दूसरा होता है बेटा खारा जल। मेरे दोस्तों, एक तो होता है साधारण जल और एक होता है खारा जल। अब बात करते हैं, शैवाल लाइकेन के रूप में होते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, चलिए समझाते हैं। देखिए दोस्तों, लाइकेन जो होते हैं शैवाल के रूप में होते हैं। देखिए इस बात को समझते हैं, नहीं समझिए। जैसे कि मानिए कि दो जगह हैं, अब यहां पर क्या है, कवक शैवाल है, कुछ ऐसे तो होता है शैवाल, और कवक आपने देखोगे कभी कवक क्या होता है, कुकुरमुत्ता होता है। क्या होता है? कुकुरमुत्ता होता है। और भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी कुछ कवक होते हैं, ठीक है, कुकुरमुत्ता बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ये क्या हो गया, कुछ ऐसा ही होता है,
देखिए, तो ये क्या होते हैं, मैं आपसे क्या बोला, शैवाल लाइकेन के रूप में होते हैं। शैवाल लाइकेन के रूप में होते हैं, मतलब ये होता है कि मान लो कि जिस जगह पानी की कमी है और वहां पर शैवाल है, शैवाल वैसे पानी में होता है, मैं आपसे क्या बोला, नमी वाले स्थान पे भी होता है। सुनिए, तो ये क्या करता है, कवक की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है, माफ कीजिएगा, जल को स्टोर करता है। तो इस कवक के पास क्या हुआ, जल हुआ। और मैं आपको बताऊं कि बेसिकली इसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। कलर्स के और भी होते हैं, ब्राउन, हरा, मतलब भूरा, हरा और लाल। तो फिर दोस्तों, ये ग्रीन आपकी एल्गी है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, सीधी सी बात है। अब जब प्रकाश संश्लेषण होगा मतलब क्यों, क्योंकि इसमें ग्रीन है, ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, सनलाइट मिल ही रही है, सनलाइट मिल ही रही है। अब क्या होता है, और CO2 तो मिल ही रही है भैया, CO2 मिल ही रही ना, बात हमने CO2 होती है, वातावरण में CO2 कमी है क्या, अच्छी खासी CO2 है, तो उसे वातावरण से CO2 मिल रही है। अगर मानो कि इसे पानी की जरूरत होती है तो इससे लेता है, कवक से। और कवक जब इसे पानी देता है तो जो भोजन का निर्माण होता है, तो ये भोजन कर देता है किसे, बिल्कुल कवक के लिए। मैं क्या बोला कि कवक में जल की अधिकता होती है, एवं शैवाल क्या करता है, इसमें पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। तो क्या करता है कि ये कवक से क्या करता है, जल लेता है और शैवाल उसे भोजन देता है। तो इससे कहते हैं सहजीवन, सहजीवन संबंध पाया जाता है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मैं क्या बोला कि समझिए, शैवालों में संग्रहित खाना स्टार्च के रूप में होता है और शैवाल लाइकेन के रूप में पाए जाते हैं, इसको लिचेन भी बोलते हैं, मतलब शैवाल लाइकेन के रूप में पाए जाते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में दोस्तों आ रही होंगी। और मैंने आपको बताया कि कवक एवं शैवाल में सहजीवन संबंध कैसे होता है। तो फिर सुनिए कि कवक और शैवाल, कवक में क्या होता है, उसमें पानी संग्रहित रहता है, और कवक शैवाल जो होता है वह पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, सनलाइट भी आती है, और वह कवक से क्या करता है, पानी लेकर अपने भोजन का निर्माण करता है, और फिर वह भोजन कवक को देता है, कौन, शैवाल। इसलिए कहते हैं कि ये सहजीवन संबंध प्रदर्शित करते हैं। देखिए, शैवाल जो होते हैं लाइकेन के साथ जुड़े होते हैं। देखिए, एक आपने सुना होगा स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर, इसको हिंदी में बोलते हैं आलसी भालू। आलसी भालू क्या होता है कि इसके बारे में बताऊं इंटरेस्टिंग बातें, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड ये एक आपका एनिमल है। देखिए, एक भालू के माफिक होता है, इसके पंजे बड़े बड़े होते हैं और ये इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है, आप यकीन मानिए कि अपने पूरे जीवन काल में, क्या बोला मैं आपसे, कि ये अपने पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ ही बदलता है। मतलब देखिए फिर दोस्तों, ये पेड़ पर रहता है, पेड़ पर रहता है, उसी की पत्तियां खाता है। अब आप बोलेंगे भैया जब पत्तियां खाता है लैट्रिन करने को जाता होगा, फिर फ्रेश होने तो जाता होगा। मैं आपसे बोला बिल्कुल जाता है, सप्ते 8 या 9 दिन में एक बार उतरता है पेड़ से भैया, और नीचे आता है और वह करके चला जाता है, फिर उसी पेड़ पे चला जाता है। इतना आलसी होता है। अब ऐसे आलसी के ऊपर चाहे कुछ जम जाए, क्या, चाहे काई जम जाए, चाहे शैवाल आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, उससे पता चल, इतना आलसी होता है, इतना आलसी होता है। तो क्या होता है कि अपने पूरे जीवन काल में ये सिर्फ 7 से 8 पेड़ बदलता है, इसलिए इसे आलसी भालू कहते हैं। और एक बात, इस पे क्या होता है, बारिश होती है, कुछ भी नमी आती है, तो इसकी बॉडी पर क्या होता है, एल्गी आ जाती है, एल्गी आ जाती है, एल्गी आ जाती है, मतलब शैवाल इसकी बॉडी पर आ जाते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक है, वैसे मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, शैवाल जानवरों के साथ जुड़े हुए होते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं शैवालों में प्रजनन
कि शैवालों में प्रजनन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को एक बार तेजी से इसको स्टडी करते हैं, इसका रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया पौधों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, अपुष्पोभित और बीज रहित। पुष्पोभित या बीजधारी, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, इसमें बोलते हैं फिनोरोगेम्स। ओके, देखिए अपुष्पोभित भी 3 प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, और थैलोफाइटा भी 2 प्रकार का होते हैं, 2 प्रकार के इसमें, कवक एवं शैवाल। तो हमने क्या बोला, कवक में इसकी स्टडी नहीं करेंगे, इसकी स्टडी हम अलग से करेंगे। हम थैलोफाइटा में केवल स्टडी करेंगे शैवाल की। देखिए उसी प्रकार से बताया पुष्पोभित पादप यानी कि बीजधारी पादप यानी कि जो बोलते फिनोरोगेम्स, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया। एक होता है आवर्त बीजी पादप, एक होता है अनावृत बीजी पादप। आवर्त बीजी पादप को 2 प्रकार से हमने डिवाइड किया, एक बीजपत्री पादप या फिर द्विपत्र बीजी पादप। देखिए हमने वो बताया अपुष्पोभित पादप यानी कि बीज रहित पादप, जैसा कि नाम वैसा काम, मतलब बीज रहित पादप जिनमें बीज की अनुपस्थिति हो, जिनमें पुष्पों की अनुपस्थिति हो, इनमें संबंध तक नहीं पाया जाता है, इनमें निषेचन के लिए बाह्य दल आवश्यक होता है। एग्जाम्पल थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब बात करते हैं थैलोफाइटा। इनकी संरचना थैलस की तरह होती है, थैलस की तरह होती है। मैंने आपको बताया इसमें जड़, तना और पत्तियों में आप अंतर नहीं कर सकते। इनमें फूल नहीं होते, इनमें बीज भी नहीं होते। संयोजी ऊतक यानी कि वेस्कुलर टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू की इसमें प्रेजेंस नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है शैवाल, और मैंने आपको बताया शैवाल, थैलोफाइटा में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और शैवाल के अध्ययन को यानी कि बायोलॉजी में, बॉटनी में, विज्ञान की जिस शाखा में शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों में संग्रहित खाना स्टार्च के रूप में होता है। और मैंने बताया कि शैवालों में शैवाल पानी में पाए जाते हैं, चाहे वो साधारण पानी हो या फिर आपका खारा पानी हो। अगली बात करता हूं, शैवाल लाइकेन के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये लाइकेन के साथ क्या, यानी कि कवक और शैवाल क्या होते हैं, कवक एवं जो शैवाल होते हैं वह सहजीवन संबंध प्रदर्शित करते हैं। शैवाल जानवरों के साथ जुड़े होते हैं, मैंने आपको बताया स्लॉथ, बियर और आलसी भालू। इसके बाद हम बात करते हैं शैवालों में प्रजनन में। दोस्तों शैवालों में प्रजनन, देखिए शैवालों में क्या होता है, कायिक प्रजनन होता है। ये नाम सुना होगा कि मानो एक क्या है, ये मानो कि एक मैं बड़ा चित्र कर रहा हूं, ऐसा मानिए कि इसको माइक्रोसॉफ्ट दे रहे हैं। ये क्या हो गया आपका, एक एल्गी हो गया। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रकार में इसके जो खंड होते हैं, क्या इसके जो पार्ट कट करके जो भी, जैसे कि एक होते हैं कौन सा, अपर पार्ट होते हैं मानो कि इसके, यानी कि इसमें क्या होता है, पार्ट इसके टूट जाते हैं, विखंडन होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, एक नए एल्गी का फॉर्मेशन होता है। मैं क्या बोला, मैं आपसे बोला कि क्या होता है, कायिक प्रजनन में क्या होता है कि एल्गी क्या होती है, खंडों में टूट जाती है और उस खंड के माध्यम से दूसरे एल्गी का निर्माण होता है। इस प्रकार के प्रजनन को बोलते हैं कायिक प्रजनन। देखिए अब बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन। इस प्रकार के प्रजनन में क्या होता है, इस प्रकार का प्रजनन जीवाणुओं द्वारा होता है। रन कर लीजिए, अलैंगिक प्रजनन में जो प्रजनन होता है जीवाणुओं के द्वारा होता है, और जो इसमें प्रजनन होता है वो क्या होता है, विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन बोले तो फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है विखंडन, टूटना। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं शैवालों का उपयोग। शैवालों का उपयोग क्या है, आप कहते हैं कि बड़े बड़े पौधे जो है हमारे जगत में, बड़े बड़े पौधे हो गए, पीपल हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप्स के आपको बड़े बड़े पौधे मिल जाएंगे, बड़े बड़े आपको पेड़ मिल जाएंगे। तो क्या वही ही CO2 को ग्रहण करते हैं, क्या वो ही CO2 का स्थिरीकरण करते हैं? नहीं जी नहीं। जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करेगा वह CO2 का स्थिरीकरण करेगा, CO2 को लेगा और O2 को देगा। मैं क्या बोला, समझ में आया? बिल्कुल ठीक। देखिए मैं आपसे बोला ये CO2 का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण को, मैं आपसे बोला एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि इसमें पर्णहरिम है, पर्णहरिम है। आपका जो क्या कहते हैं कि वातावरण में CO2 मिल रही है, CO2 मिल रही है, ऊपर सनलाइट मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, जल भी मिल रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। यानी कि फोटोसिंथेसिस कौन पूरा कर रहा है? बिल्कुल ठीक, शैवाल पूरा कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं स्थिरीकरण कर रहा है CO2 का। बिल्कुल ठीक, और ये O2 प्रदान करते हैं। और देखिए खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग होते हैं। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि खाद्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो हम कुछ ऐसे एल्गी का नाम बताएंगे, क्लोरेला, अल्वा और लुमिनेरिया।
तो बात करते हैं क्लोरेला के बारे में। ये सब कैसे खाद्य प्रोटीन हैं। क्लोरेला एक ऐसा प्रोटीन है मेरे दोस्तों, इसमें प्रोटीन रिच यानी कि इसमें हाई प्रोटीन पाई जाती है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, अपने साथ इसको लेकर जाते हैं। लाइट वेट होती है और ये हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। ठीक है, तो मैं क्या बोला, जो अंतरिक्ष यात्री है वो इस प्रोटीन का यूज करते हैं। साथ में दो प्रोटीन और है, अल्वा और लुमिनेरिया। अल्वा और लुमिनेरिया ये प्रोटीन ऐसी हैं जो खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए और बात करते हैं। जैसे कि देखिए, एक आपकी जो लैब है, मैं क्या बोला, माइक्रोबायोलॉजी लैब में, बायोलॉजी लैब में क्या होता है कि हम हाइड्रोकोलाइड्स, एक प्रोसेस है, क्या बोला मैं आपसे, हाइड्रोकोलाइड्स। माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम हाइड्रोकोलाइड्स के माध्यम से कौन सा जेल करते हैं, हम यूज बनाते हैं, यानी कि कगार जेल्स का हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। मैं आपसे क्या बोला कि सुनिए, माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या होता है कि हम माइक्रो सूक्ष्म जीव वाली, जिसमें कि सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन किया जाता हो। मैं क्या बोला, सूक्ष्म जीवों पर जिस लैब में अध्ययन किया है, जिस शाला में अध्ययन किया है, उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या होता है, हाइड्रोकोलाइड्स के माध्यम से क्या होता है, कागार जेल का फॉर्मेशन किया जाता है। और इस कागार जेल का कार्य क्या होता है, जीवाणुओं को पनपाना। इसके माध्यम से क्या होता है, कागार जेल के माध्यम से क्या होता है, जीवाणुओं को पनपाया जाता है। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी वाली लैब में ग्लिसरेडियम एल्गी एवं ग्लिसरेलिया एल्गी बनाने में किया जाता है। मैं क्या बोला, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो कागार जेल है, यानी क्या बोला मैंने, कागार जेल है, उसका जो यूज है वह ग्लेडियम एल्गी एवं ग्रेसिलिया एल्गी बनाने में किया जाता है। मैं क्या बोला, माइक्रोबायोलॉजी लैब में कागार जेल का यूज ग्लेडियम एल्गी एवं ग्रेसिलिया एल्गी बनाने में किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, खाद उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। जैसे आप देखो यूरिया होती है, जो यूरिया होती है और भी कई खादें होती हैं, उसी प्रकार से इस एल्गी का यूज उर्वरक बनाने में किया जाता है। और जो उर्वरक बनाने में जिन एल्गी का यूज किया जाता है उनके नाम है नोस्टा एवं एनावेना। मैं आपसे फिर दोहराऊंगा इस बात के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा मेरे दोस्तों। ये उर्वरक बनाने में उदाहरण यानी कि नोस्टा एवं एनावेना एक ऐसी एल्गी है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि किसके माध्यम से उर्वरक बनाए जाते हैं और आपसे दे दिया जाए अल्वा, ल्यूमिनेरिया, नोस्टा एवं एनावेना, मतलब आपको पता होगा ये नोस्टा और एनावेना एक दो एल्गी है जिनके माध्यम से उर्वरक का फॉर्मेशन किया जाता है, उर्वरक का निर्माण किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक और बात, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सर्वप्रथम जो प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो था वह क्लोरेला एवं बोलोनिया एल्गी में हुआ। मैं क्या बोला कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण की खोज क्लोरेला तथा बोलोनिया नामक एल्गी में इसका क्या हुआ था, खोज हुई थी। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए शैवालों के रंग, शैवालों के बाहरी रंगों के बारे में बात करते, वैसे आपने शैवाल जो देखे होंगे, मोस्टली आपने देखे होंगे हरा कलर के, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो तो कई जगह ग्रीन भी होते हैं और कई जगह, मतलब ग्रीन तो होते ही होते हैं, ब्राउन और रेड भी होते हैं। तो हम इन एल्गी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, शैवालों के रंगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और प्रत्येक शैवाल में कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी है तो उसमें अलग क्लोरोफिल होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपका रेड एल्गी है तो उसमें अलग कलर होगा, अलग टाइप के क्लोरोफिल होंगे, और जो ब्राउन एल्गी है उसमें अलग टाइप के क्या होंगे, आपके क्लोरोफिल होंगे। उसी प्रकार से वन बाय वन हम पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल्स का भी हम स्टडी करने वाले हैं मेरे दोस्तों। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एल्गी के बारे में। ग्रीन एल्गी, इसका नाम बॉटनी में क्लोरोफाइसी, लर्न कीजिए इसके लिए, इसका नाम बॉटनी में क्लोरोफाइसी है। इसमें दो प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, कौन कौन से, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एवं बी,
यानी कि मैं आपसे बोला ग्रीन एल्गी में इसका नाम बॉटनी में क्या है, क्लोरोफाइसी, और इसमें दो प्रकार के एल्गी पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी। और इसके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ऐसे कौन से एल्गी हैं जिसमें कि क्लोराइड ग्रीन क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए टाइप का और क्लोरोफिल बी टाइप के जो क्या होते हैं एल्गी होते हैं, यानी कि कौन कौन से, बोलबैक्स, एवं चारा नहीं कारा, क्या बोला मैं, बोले चारा, ना ना ना, आई थिंक कगार है कि अगार है, अगार होगा, आई थिंक अगार है, अगार जेल, ठीक है, पाए जाते हैं बोलबैक्स एवं कारा। ये दो ऐसे एल्गी हैं जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। ये ऐसे कह सकते हैं ग्रीन एल्गी के उदाहरण है कौन से, बोलबैक्स और कारा। ब्राउन एल्गी मेरे दोस्तों, ब्राउन एल्गी इसका बॉटनी में नाम क्या है, फियोफाइसी है। क्या नाम है इसका, फियोफाइसी, फियोफाइसी नाम है। और इसमें दो प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, देखिए क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल सी। ए कॉमन है ग्रीन एल्गी में और ब्राउन एल्गी में। तो ग्रीन एल्गी में कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी। उसी प्रकार से ब्राउन एल्गी में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल सी। और जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी यानी कि ब्राउन एल्गी का सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो है लुमिनेरिया, लुमिनेरिया, लुमिनेरिया। अब बात करते हैं रेड कलर एल्गी के बारे में, इसे बोलते हैं रेडोफाइसी, जैसा नाम वैसा काम, रेडोफाइसी। इसमें क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल डी पाया जाता है और इसका जो एग्जाम्पल है वह क्या है, जेलिडियम है। तो मेरे दोस्तों रिवाइज करते हैं, देखिए शैवालों में प्रजनन कैसा होता है, कायिक प्रजनन होता है। इसमें क्या होता है, एल्गी खंडों में टूट जाता है, उस खंड के माध्यम से क्या होता है, नए एल्गी का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रेजेंट क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और इस प्रकार के प्रजनन में, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जीवाणु द्वारा क्या होता है, जनन होता है। बात करते हैं शैवालों का उपयोग। मैं आपको बताऊं कि जो चीजें फोटोसिंथेसिस करती हैं भाई, क्या वो CO2 को क्या करेंगे, स्थिरीकरण करेंगे, यानी कि CO2 का स्थिरीकरण कौन करता है, शैवाल। और ये O2 को प्रदान करते हैं खाद्य सामग्री के रूप में। कौन से दो, देखिए क्लोरेला, अल्बा, लुमिनेरिया। क्लोरेला क्या हाई प्रोटीन है, देखिए। अब मैं आपको बताया माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या होता है, अगार जेल के माध्यम से, किसके माध्यम से, अगार जेल के माध्यम से ग्लेडियम एल्गी और ग्रेसिलिया एल्गी का होता है बनाई जाती है। सुनिए, इन दो के माध्यम से किसका निर्माण होता है, अगार जेल का निर्माण होता है। माफ कीजिएगा उल्टा हो गया, यानी कि इन दो जेल के माध्यम से अगार जेल का फॉर्मेशन होता है। और अगार जेल क्या होता है, जीवाणु को पनपाने में किया जाता है, ठीक है। देखिए कौन से जीवाणु, देखिए मैं आपको बताऊंगा, जब छिड़का होता है, जब छिड़के का निर्माण होता है ना, जब छिड़के का निर्माण होता है एल्कोहल के माध्यम से, तो एक होता है माइकोडर्मा एसिटी, माइकोडर्मा जीवाणु। उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है कि जो अगार जेल है उसका निर्माण क्या होता है, इन दो एल्गी बनाने में किया जाता है। देखिए उर्वरक बनाने में उदाहरण ओनोस्टा एनाविना, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण की खोज क्लोरेला तथा बोलोनिया में हुई। शैवाल के रंग मैंने बताया, शैवाल के 3 रंग होते हैं, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, आपका रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी में कौन कौन से क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, देखिएगा बोलबैक्स और आपका कारा। ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, इसका बॉटनी में नाम फियोफाइसी है। और इस प्रकार की एल्गी में दो प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। उसी प्रकार से रेड कलर एल्गी यानी मेरे दोस्तों इसको बोलते हैं रेडोफाइसी, और इसमें दो प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, यानी कि एग्जाम्पल क्या है इसका, जेलिडियम। तो मेरे दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो, आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। यदि आपने दोस्तों वीडियो पसंद किया है तो इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और यदि मेरे दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात, यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस तुरंत कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद।